हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो जो है वो सीजी शिक्षक भर्ती के सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बाल विकास के क्वेश्चन से रिलेटेड है, जिसमें हम 30 क्वेश्चन जो है बाल विकास के करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो रहेंगे इजी और टफ क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन रहेंगे और ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन रहेंगे। ये सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए नहीं, आपके टीईटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, आनुवांशिकता और वातावरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, आनुवांशिक क्षमता निर्धारित करती है, वातावरण उसको विकसित करता है, केवल आनुवांशिकता महत्वपूर्ण है, केवल वातावरण महत्वपूर्ण है, या दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो आनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, दोनों का पारस्परिक प्रभाव होता है, उसका परिणाम होता है बाल विकास। तो आनुवांशिकता और वातावरण जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आनुवांशिकता क्षमता निर्धारित करती है और वातावरण क्या करता है, उसको विकसित करता है। कभी भी आपका जो केवल वाला ऑप्शन है ना वो सही नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सी गलत है और दोनों का कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। आपको याद रखना है कि बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के पारस्परिक प्रभाव का परिणाम है। आनुवांशिकता बालक को जैविक और मानसिक क्षमताएं देती है और वातावरण जो है उन क्षमताओं को विकसित करने के अवसर देता है। जैसा बच्चा है उसको संगीत अच्छी तरह से आता है, तो उसको संगीत सीखने का अवसर अगर नहीं मिलेगा तो उसकी क्षमता विकसित नहीं होगी। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान में केवल आनुवांशिकता या केवल वातावरण नहीं लेना, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों लेना है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई गो टू पार्क की जगह बजाय आई वेंट टू पार्क, इस नियम को ना समझ पाना क्या है? अधिगम अक्षमता है, अति सामान्यीकरण है, भाषा दोष है, या मानसिक मंदता है? तो बच्चा क्या है, आई वेंट टू पार्क नहीं लिख करके आई गोड टू पार्क। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पास्ट टेंस बनाने के लिए डी लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो बच्चा भी गो की जगह गोड लिख देता है और आई वेंट टू पार्क नहीं लिखता है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है अति सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति सामान्यीकरण क्या है, भाषा सीखने की सामान्य प्रक्रिया में जो होने वाली घटना है, जिसमें बच्चा सीखे हुए नियम को उन परिस्थितियों में भी लागू करता है जहां वो नियम लागू नहीं होते। जैसे हम लोग सी एच को च पढ़ते हैं पर केमिस्ट्री में सी एच को क पढ़ा जाता है, तो केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी वो अति सामान्यीकरण है। ठीक है, जैसे कि बच्चा जानता है कि भूतकाल में ईडी लगता है, इसलिए गो की जगह गोड, कम की जगह कम्ड लगा देता है, पर वो इरेग्युलर है। आपको गो की जगह वेंट लगाना है, कम की जगह केम लगाना है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये अति सामान्यीकरण का घटना कहलाता है। अधिगम अक्षमता क्या होता है, जिसमें बच्चा जो रहता है सीखने में असमर्थ होता है या उसको धीरे धीरे सीखता है, जिसको कहा जाता है आपकी डिसलेक्सिया। ठीक है, हर भाषा संबंधी गलती को अधिगम अक्षमता हम नहीं बोल सकते। डिसलेक्सिया आपका अलग चीज है, जिसमें आपको जैसे कि SAW सौ है तो उसको वॉज पढ़ते हैं, बी को हमेशा डी और डी को बी पढ़ते हैं, तो ये होती है आपकी डिसलेक्सिया में। भाषा दोष क्या होता है, जिसमें उच्चारण या भाषा संबंधी लगातार समस्या आ रही है। अब बोलते बोलते इंसान जब कंटिन्यूअसली बोल रहा है तो वहां पे कुछ फंबल हो जा रहा है, अलग चीज है, पर अगर उच्चारण या भाषा संबंधी लगातार गलती आ रही है तो उसको कहा जाएगा भाषा दोष। मानसिक मंदता क्या है, मानसिक मंदता जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो हम यूज करते हैं आजकल, उसको पहले मानसिक मंदता बोला जाता था, जिसमें भाषा को गलती के आधार पर आप नहीं पहचान सकते। ठीक है, तो बच्चा अगर नियम को गलत जगह लागू करे तो उसको अति सामान्यीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री स्कूल शिक्षक का बच्चे को जेडपीडी के माध्यम से संकेत देना क्या कहलाता है? ऑप्शन है, हस्तक्षेप, निर्देश देना, मचान, या मूल्यांकन। तो हम जानते हैं कि जेडपीडी जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जिसकी अवधारणा किसने दी थी, लेव वाइगोत्स्की ने। जेडपीडी क्या होता है, ये वो अंतर होता है जो बच्चा को जब कोई चीज सीखनी होती है तो वो खुद उस काम को करने की क्षमता रखता है, और जितना उसको कोई एक्स्ट्रा पर्सन जो उससे ज्यादा ज्ञानी है, जिसको हम MKO मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं, वो क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो उन दोनों के बीच का अंतर कहलाता है जेडपीडी, और जो वो सपोर्ट दिया जाता है ना वो कहलाता है स्कैफोल्डिंग या मचान। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षक क्या करता है, बच्चे को संकेत देता है, उदाहरण देता है और आंसर ढूंढने में मदद करता है। जैसे बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है पी, जैसे मान लो वहां पे दिया हुआ है पार्क, तो उसको बताएंगे पी का साउंड क्या होता है, प होता है, तो फिर वो पढ़ेगा PAR के पार्क होता है।
ठीक है। निर्देश देना क्या होता, हस्तक्षेप क्या होता है? हस्तक्षेप का मतलब होता है कि पूरा का पूरा वो ही कर देगा टीचर, बच्चे को नहीं। जैसे कोई बच्चा लिख रहा है, नहीं लिख पा रहा है, टीचर पकड़ा और लिख दिया, तो वो हस्तक्षेप है, ठीक है। लेकिन ये ज़ेडपीडी में नहीं आता है। ज़ेडपीडी में क्या आता है, जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है तो आप पीछे से पकड़े हो, जैसे ही बच्चा साइकिल चलाना सीख गया, आप छोड़ दो, ठीक है। निर्देश देना क्या होता है, सिर्फ़ आपको बताने की प्रक्रिया होती है, पर आपका स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, आप काम में भी मदद करते हो, पर तब तक करते हो जब तक वो सीख ना जाए। और मूल्यांकन जो है वो बच्चे की उपलब्धि या क्षमता का आकलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सियाग्रस्त छात्र को लिखित परीक्षा में अधिक समय देना किसका उदाहरण है? पाठ्यक्रम में ढील, उपचारात्मक शिक्षण, समावेशी अभ्यास में उचित समायोजन या विशेषाधिकार। तो डिस्लेक्सिया क्या है, आपकी अधिगम अक्षमता जिसमें पढ़ने और भाषा प्रसंस्करण से संबंधित कठिनाइयां होती हैं। तो जब आप उस बच्चे को जो डिस्लेक्सिया से ग्रस्त है उसको लिखित परीक्षा में ज्यादा समय देते हो, तो वो होता है समावेशी अभ्यास में उचित समायोजन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य, बच्चे को आप लाभ नहीं दे रहे हो बल्कि कठिनाई के कारण जो बाधा हो रही है उसको कम कर रहे हो। पाठ्यक्रम में ढील तो ये आएगी नहीं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होती है कि अगर वो पीछे रह गए तो आप उसको अलग से पढ़ाओगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा टाइम देना है आपका समायोजन। और कंटेंट लर्निंग एक्सपेक्टेशन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएगा मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है, केवल विशेष बच्चों का विकास, सहानुभूति और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना या समान अंक लाना। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ, इसमें मुख्य लाभ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ए नंबर केवल विशेष बच्चों का विकास। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है, जिसमें हम हर क्षमता, हर परिवेश के बच्चे को एक साथ सीखने के अवसर देते हैं। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ हो जाएगा सहानुभूति और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। समान अंक, प्रतिस्पर्धा, ये सब गलत आंसर है, ठीक है। इसमें बच्चों की विविधता को स्वीकार किया जाता है, सहानुभूति दी जाती है, समानता दी जाती है, सामाजिक कौशल और दूसरों के प्रति सम्मान का विकास करते हैं। तो आपको याद रखना है, दो टर्म, एक होता है इक्वालिटी और एक होती है इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब है समानता और इक्विटी का मतलब है जितनी जरूरत है उतनी सहायता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार कौन सा उपागम सबसे प्रभावी है? ऑप्शंस हैं आपके, अनुशासनात्मक, बहुविषयक, एकल विषयक या केवल व्याख्यान विधि। तो एनईपी 2020 क्या बोलते हैं कि आपको बच्चों को कंस्ट्रक्टिव बनाना है, उनको आंसर्स ढूंढना है, चीजें बनानी है, लॉजिकल थिंकिंग लानी है, क्रिटिकल थिंकिंग लानी है। तो सबसे उपागम अनुशासनात्मक तो हो नहीं पाएगा, एकल विषयक कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनईपी 2020 हमको 3 भाषाओं पर जोर देता है, आपका रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। तो और केवल व्याख्यान विधि भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुविषयक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विस्तृत व्याख्या देखते हैं, एनईपी 2020 में शिक्षा के बहुविषयक और समग्र दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। विद्यार्थी को सिर्फ एक विषय तक सीमित रखने की बजाय विभिन्न विषयों के बीच अंतर संबंध स्थापित करने के अवसर दिए जाते हैं। जैसे पर्यावरण को पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान की चीजें बताएंगे, भूगोल की भाषा बताएंगे, गणित की चीज़ों को जोड़ेंगे, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम इंग्लिश का ग्रामर जोड़ देते हैं, इंग्लिश पढ़ाते-पढ़ाते कुछ स्टोरी आई जिसमें एनवायरनमेंट की बात आई तो उसमें एनवायरनमेंट को जोड़ दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इंटरकनेक्टेड, इंटीग्रेटेड बुक बोला जाता है, ठीक है। अनुशासनात्मक तो आपको नहीं, अच्छा है लेकिन आपको क्लास में अनुशासन रखना है, पर एनईपी 2020 अनुशासनात्मक पर बल नहीं देती है, ठीक है। तो एनईपी 2020 क्या बोलती है हमारी? सक्रिय, अनुभवात्मक और विद्यार्थी केंद्रित अधिगम, हॉलिस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी और एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरूप का ज्ञान और उसे व्यवहार में लागू करना क्या कहलाता है? घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान या अवलोकनात्मक ज्ञान। तो स्वरूप का ज्ञान और उसको व्यवहार में लागू करना, जैसे क्या होता है, स्वरूप का ज्ञान होता है प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब आप काम करके उसको सीखते हैं, इसका ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। जैसे साइकिल चलाना, गणित के क्वेश्चन खुद हल करना, प्रैक्टिकल्स करना, तो ये सब क्या है आपका स्वरूप का ज्ञान। लेकिन आप ये जानोगे कि साइकिल जो है वो 2 पहिए वाली वाहन है, प्रैक्टिकल में आप थ्योरेटिकल पढ़ लोगे तो वो क्या हो जाएगी? तथ्यात्मक ज्ञान हो जाएगी, ठीक है। घोषणात्मक ज्ञान है कि क्या है इससे संबंधित ज्ञान। तथ्यात्मक ज्ञान मतलब तथ्य और सूचनाओं का ज्ञान। अवलोकनात्मक ज्ञान मतलब दूसरों को देखकर सीखने से संबंधित। तो डेक्लेरेटिव मतलब क्या है और प्रोसीजरल आपको जानना है कि कैसे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुणता उन्मुखी अधिगम मास्टरी ऑफ लर्निंग की विशेषता क्या है? स्थिर समय सीमा, 90% सटीकता तथा फीडबैक के साथ अभ्यास, प्रतिस्पर्धा को महत्व देना या रटने पर बल देना। तो ये सब जो टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं ना, टफ नहीं है ये आपको सिर्फ समझना है कि ये वर्ड का मतलब क्या आ रहा है, ठीक है? या तो फिर आप इसको इंग्लिश की साइड देखिएगा, निपुणता उन्मुखी अधिगम मतलब मास्टरी लर्निंग, सीखने में आपको मास्टर बनना है। तो क्या वो स्थिर समय सीमा में हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रतिस्पर्धा को महत्व देगा? नहीं देगा, क्योंकि एनईपी 2020 कभी भी प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देता, ना ही रोट लर्निंग को वो आपको प्रोत्साहित करता है। इसीलिए आपका ए, सी और डी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90% सटीकता और फीडबैक के साथ अभ्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जब आंसर्स नहीं मिले, नहीं समझ आए हिंदी के वर्ड, तो इंग्लिश की तरफ जाइए, इंग्लिश से उसकी मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, मतलब जो जो गलत है आप उसको काटते जाओ तो आपको सही आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मास्टरी लर्निंग का विचार है कि विद्यार्थी को किसी भी अवधारणा में पर्याप्त दक्षता होने तक सीखना है, अभ्यास करवाना है और बार बार उसको काम करने की अवसर देना है। इस दृष्टिकोण से सीखना है, अभ्यास कराना है, मूल्यांकन लेना है, फिर फीडबैक देना है, फीडबैक के बाद फिर से अभ्यास कराना है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा? मास्टर हो जाएगा। तो स्थिर समय सीमा आप मास्टरी कर सकते हो क्या? प्रतिस्पर्धा तो कभी करवाना ही नहीं है, ना ही रोट लर्निंग देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र वाद विवाद जीतकर खुद को प्रतिभाशाली मानता है, ये क्या है? आंतरिक स्थिर स्थिर आरोपण, आंतरिक अस्थिर आरोपण, बाह्य स्थिर आरोपण या बाह्य अस्थिर आरोपण। तो जब छात्र वाद विवाद जीतता है और खुद को प्रतिभाशाली मानता है, तो ये आपका हो जाता है आरोपण सिद्धांत। आरोपण सिद्धांत में वो खुद के ऊपर जो रहता है बहुत ज्यादा विश्वास करने लगता है, लेकिन ये क्या है? आपका आंतरिक अस्थिर आरोपण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आंतरिक अस्थिर आरोपण। मतलब व्यक्ति खुद से वाद विवाद जीत रहा है तो खुद को बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली मानता है। ठीक है, अगर वो ये कहता है कि मैं जन्म से प्रतिभाशाली हूँ, तो वो आंतरिक स्थिर है, मतलब वो अंदर है मेरे। पर अगर वो जीतने के बाद खुद को प्रतिभाशाली मान रहा है, मतलब वो अस्थिर है, मतलब अगर वो हार जाएगा तो बोलेगा मैं तो कुछ नहीं आता, मैं तो बेवकूफ हूँ, ऐसा। ठीक है, तो प्रतिभाशाली शब्द के आधार पर प्रश्न अस्पष्ट है। अगर प्रतिभा को जन्मजात माना जाएगा तो ए रहेगा, और अगर जीतने के बाद माना जाएगा तो वो बी रहेगा। ठीक है, मतलब अस्थिर रहेगा। तो क्षमता है आंतरिक प्लस स्थिर, प्रयास है आंतरिक प्लस अस्थिर, कार्य की कठिनाई है तो बाहरी प्लस स्थिर, और भाग्य है तो बाहरी प्लस अस्थिर। तो ये चीजों को हमने याद रखना है, चीजें पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या सत्य है? विकास एक समान चरणों में होता है, भाषा विचार भाषा से पहले आते हैं, बच्चे छोटे वयस्कों की तरह सोचते हैं, या ए और बी दोनों? तो आप देखिए, छोटे बच्चे वयस्कों की तरह कैसे सोचेंगे? तो बच्चों को वयस्कों की तरह सोचना गलत है। हाँ, पियाजे ये बोलते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, पर बड़ों की तरह सोचते हैं ये नहीं बोलते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। विकास एक समान चरणों में होता है, ये तो बोला ही था ना, उन्होंने 4 चरण विभाजित किया था और फिर बोला था कि इन्हीं चरणों में विकास होता है। और उनका ये था कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था। कौन कौन सी अवस्था थी? संवेदी गामक, जिसमें बच्चा अपने सेंस की मदद से, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे 5, कौन कौन से होते हैं? हमारी आंख, हमारी नाक, हमारी कान, हमारी जबान और हमारी स्किन। तो ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, इनकी मदद से बच्चा सीखता है। संवेदीगामक अवस्था कब से कब होती है? 0 से 2 साल। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चा 2 से 7 साल का होता है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक जो होती है वो 11 साल के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धि की सही परिभाषा क्या है? व्युत्क्रमणीय परिवर्तन, अव्युत्क्रमणीय मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन या केवल सामाजिक परिवर्तन? तो वृद्धि जो रहता है, हमारी जो शारीरिक रचना है उसमें जो बदलाव होता है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारी हाइट बढ़ती है, तो ये कहलाती है वृद्धि। ठीक है, व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है जो आपका रिवर्सिबल होता है। ठीक है, उत्क्रमणीय बोलते हैं हम, उत्क्रमणीय मतलब जो उल्टा हो सकता है, और अव्युत्क्रमणीय मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे बर्फ से पानी बन सकता है, पानी वापस बर्फ बन सकता है, तो ये आपका व्युत्क्रमणीय है। पर ठीक है,
सॉरी वो रिवर्सिबल है, व्युत्क्रमणीय, और अगर वो नहीं हो पाएगा तो वो अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। और वृद्धि मात्रात्मक होती है ना, मात्रात्मक होती है मतलब आपकी हाइट कितनी बढ़ी, वेट कितना बढ़ा, आप उसको मात्रा कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। गुणात्मक जो होता है वो विकास होता है जिसको हम माप नहीं सकते, और केवल सामाजिक तो वृद्धि है ही नहीं। ठीक है, तो वृद्धि शरीर में मात्रात्मक और मापने योग्य परिवर्तन है जो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब आपकी हाइट बढ़ने के बाद छोटी थोड़ी होगी, वेट हो सकता है पर हाइट नहीं होगी। ठीक है, इसके विपरीत विकास जो है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। व्युत्क्रमणीय सामान्यतः वृद्धि के शारीरिक परिवर्तन वापस पूर्वावस्था में नहीं आते। गुणात्मक विकास की विशेषता है, और सामाजिक जो है वो सामाजिक परिवर्तन है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक शिक्षण के लिए किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन है परफॉर्मेंस गोल्स, लर्निंग गोल्स, पुरस्कार या प्रतिस्पर्धा। तो सार्थक शिक्षण मतलब आपका जो सार्थक है, सिखा रहे हो वो उसका अर्थ निकले, वो है होता है सार्थक शिक्षण। तो क्या आप उसमें प्रतिस्पर्धा पर बल दोगे? नहीं दोगे। पुरस्कार देने पर? नहीं। परफॉर्मेंस गोल्स पर? नहीं। किस पर देंगे? सीखने पर बल देंगे। तो सार्थक शिक्षण जो है वो लर्निंग गोल्स देते हैं। इसमें विद्यार्थी का ध्यान इस बात पर रहेगा, टीचर का, कि विद्यार्थी जो सीख रहा है उसको अपने अंदर उसको फील करे और उन चीजों को याद करे। ठीक है, और परफॉर्मेंस गोल में दूसरे से कैसा परफॉर्म करता है वो देखते हैं, इसीलिए हम लर्निंग गोल्स लेंगे। तो शिक्षक को याद रखना है कि कभी भी गलती को सीखने का अवसर मानना है, प्रयास को महत्व देना है, समझ विकसित करना है, आत्म मूल्यांकन करना है। लर्निंग गोल मतलब सीखने पर ध्यान दिया जाता है, और परफॉर्मेंस गोल मतलब कंपटीशन पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन ने कोलहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना क्यों की थी? कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था आपका, कौन सा सिद्धांत था? नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो उनकी आलोचना की थी कैरोल गिलिगन ने। तो अब हमको बताना है उनकी आलोचना का आधार क्या था। उन्होंने संस्कृति को नजरअंदाज किया, उन्होंने लड़कियों को शामिल नहीं किया क्योंकि उन्होंने न्याय पर बल दिया, या ए और बी दोनों? तो कैरोल गिलिगन का जो मत था, उन्होंने क्या किया था, महिलाओं का जो नैतिक विकास कोहलबर्ग ने बताया था, उनको हर चीज में शामिल किया था, वो उनको समझ नहीं आया था, इसलिए उन्होंने उस चीज को कंडेम किया था और उसकी आलोचना की थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया, उन्होंने लड़कियों को शामिल नहीं किया, तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को शामिल किया था और संस्कृति को नजरअंदाज नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी गलत है। सी नंबर, उन्होंने न्याय की बात की थी जो कैरोल गिलिगन को नहीं पसंद आया, और उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिलिगन का तर्क था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो न्याय आधारित नैतिकता को महत्व देता है, और ये देखभाल आधारित नैतिकता को महत्व नहीं देता। तो उन्होंने विशेष तर्क दिया कि महिलाओं को नैतिक तर्क केवल न्याय के पैमाने पर देखना उचित नहीं है। ठीक है, कोहलबर्ग जो थे वो जस्टिस ओरिएंटेड थे, मतलब जस्टिस पर ध्यान देते थे, और गिलिगन जो थे वो केयर ओरिएंटेशन थे। गिलिगन ने लड़कियों और महिलाओं को नैतिक तर्क को पर्याप्त रूप से शामिल न करने की आलोचना की, इसलिए ये इससे संबंधित तथ्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन का अर्थ क्या है? तो मेटा कॉग्निशन ऑप्शंस दिए हैं, केवल याद करना, चिंतन के बारे में चिंतन करना, दूसरों की नकल करना, या सूचना को स्टोर करना। तो मेटा कॉग्निशन क्या होता है? जिसमें विद्यार्थी जो है अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक होता है, मतलब वो क्या सोच रहा है उसके बारे में भी वो सोचता है कि मैं ऐसा कैसे सोच रहा हूँ। तो चिंतन के बारे में चिंतन करना कहलाता है आपका मेटा कॉग्निशन। जैसे मान लो वो कोई क्वेश्चन हल कर रहा है, फिर वो सोचेगा कि ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, फिर बोलेगा मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ ये क्वेश्चन को हल, मैंने कहाँ पे गलती की, मुझे कहाँ कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें आती है? मेटा कॉग्निशन में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लानिंग प्लस मॉनिटरिंग प्लस इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दिशा कैसी होती है? रेखीय, घुमावदार या सर्पिलाकार, केवल सामाजिक या अचानक? तो यहाँ पर आप देखिए दो ही दिशा दी गई है, रेखीय और घुमावदार, सर्पिलाकार। तो विकास कभी भी आपका लीनियर नहीं होता, लीनियर जो होती है वो वृद्धि होती है। विकास जो रहता है वो लगातार होता रहता है, कभी स्पीड से, कभी कम, कैसे भी हो सकता है, कई क्षेत्रों में हो सकता है। इसीलिए विकास की दिशा जो होती है वो घुमावदार या सर्पिलाकार होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कभी तेज कभी धीमा होता है, सरल से कठिन की ओर बढ़ता है।
नेक्स्ट है शिक्षक को बच्चों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस पर बल दिया जाना चाहिए? परफॉर्मेंस गोल, लर्निंग गोल, प्रतिस्पर्धा या पुरस्कार? तो अभी हमने देखा कि परफॉर्मेंस गोल जो है वो कंपटीशन से रिलेटेड है, तो कंपटीशन कभी टीचर करवाएगा नहीं, तो ए गलत हो जाएगा, सी डी तो गलत ही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। लर्निंग गोल मतलब टीचर को ये ध्यान प्रेरित बल देना चाहिए कि सीखता कैसे है वो, ठीक है? तो टीचिंग हमेशा लर्निंग गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है सुनीता के नृत्य सीखने के उदाहरण में किसका प्रभाव दिखता है? केवल आनुवांशिकता, केवल वातावरण, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सुनीता का जो नृत्य सीखने का उदाहरण है वो मिलता है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों से, क्योंकि आप सिर्फ आनुवांशिकता और सिर्फ वातावरण को कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नृत्य करने की क्षमता जो होती है वो प्राकृतिक होती है, शारीरिक विशेषताएं होती है और प्रतिभा का योगदान हो सकता है। लेकिन अभ्यास, प्रशिक्षण, परिवार का समर्थन ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिल करके क्या बनाते हैं? बच्चे का विकास करते हैं। तो बालक का विकास नेचर और नर्चर दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? ऑप्शन है कठोर पाठ्यचर्या। तो समावेशी शिक्षा होती क्या है? जिसमें अलग अलग परिवेश के अलग अलग आवश्यकता वाले सारे बच्चों को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ने के लिए उचित जो रहते हैं अवसर दिए जाते हैं, ठीक है? तो कभी भी कठोर पाठ्यचर्या करके आप समावेशी शिक्षा नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। एक ही शिक्षण विधि, तो क्या बोल रहे हैं हम? अलग अलग परिवेश के बच्चे रहेंगे, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, तो एक ही शिक्षण विधि में कभी ये पॉसिबल नहीं है, तो बी भी गलत है। लचीला पाठ्यक्रम और बहुसंवेदी अनुभव और बच्चों को अलग करना, तो समावेशी शिक्षा में तो हम बच्चों को साथ लाते हैं, तो अलग करना है ही नहीं, तो डी भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लचीला पाठ्यक्रम और बहुसंवेदी अनुभव। तो इस शिक्षक को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल टीचिंग रखनी है आपको अपने अंदर, ठीक है? और कठोर पाठ्यचर्या वगैरह नहीं रखना है। नेक्स्ट है तथ्यों और घटनाओं को याद रखने वाली स्मृति को क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक, घोषणात्मक, संवेदी या अल्पकामिक? तो हमने देखा था कि तथ्यों और घटनाओं को जो याद रखती है वो स्मृति स्मृति क्या होती है? घोषणात्मक स्मृति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें ये शामिल होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो क्यों है, क्या है उसका, उसके बारे में चीज़ों को जानना क्या कहलाता है? आपका घोषणात्मक। और प्रक्रियात्मक में आप क्या करते हैं कि आप उस चीज़ों को करके देखते हैं, ठीक है? आपको याद रखना है घोषणात्मक स्मृति जो रहती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है एपिसोडिक और एक होती है सिमेंटिक। एपिसोडिक में क्या होता है? व्यक्तिगत घटनाओं या अनुभव की स्मृति होती है, और सिमेंटिक में जो होता है वो तथ्यों और सामान्य की ज्ञान की स्मृति होती है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट है साइकिल चलाने जैसे कार्य को करने की याद किसमें होती है? घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक, तथ्यात्मक या सामाजिक? तो साइकिल चलाते हैं तो काम करते हैं ना, तो काम करने वाला ज्ञान क्या होगा? प्रक्रियात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन प्लास्टिसिटी का क्या अर्थ है? ब्रेन प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिक क्या होता है? आप उसको किसी भी आकार में ढाल सकते हो ना, तो वही चीज होती है ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी बोला जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं? अनुभव, अधिगम और अभ्यास के कारण मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में परिवर्तन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिमाग का स्थिर रहना क्या होगा? कभी नहीं होगा। ब्रेन प्लास्टिसिटी में दिमाग कैसे स्थिर रहेगी? केवल आनुवांशिक विकास, बुढ़ापे में याददाश्त कम होना, तो ये सब भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? अनुभव के साथ मस्तिष्क का नई चीजें सीखना और बदलना। हमने देखा है ना कि न्यूरोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, क्या होता है? एक सेल दूसरे सेल से जुड़ते हैं, इसीलिए आप छोटे बच्चों को जितनी चीजें सिखाएंगे उनके सेल्स उतने एक्टिवेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाकॉग्निशन का क्या अर्थ है? तो ये हमने अब भी किया है कि चिंतन के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ के लिए क्या आवश्यक है? विकेंद्रीकरण, अहम केंद्रित होना, केवल केंद्रीकरण या भाषा विकास? तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में है, और उनके 4 अवस्था दी गई है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, है ना? तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि संरक्षण की समझ के लिए क्या आवश्यक है? तो संरक्षण का मतलब क्या होता है देखते हैं। तो संरक्षण की मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज का आकार या रूप बदल रहे हैं,
तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि उसकी मात्रा भी बदल दी जाएगी। जैसे हम पानी है, तो पानी अगर हम लोग 1 ग्लास पानी को चौड़े बर्तन में रखेंगे और 1 ग्लास पानी को ग्लास में रखेंगे, तो उसमें ये नहीं है कि आप ग्लास का पानी उसमें डाल दिए तो वो कम हो गया और ग्लास में ज़्यादा है। ये बच्चे को समझना है कि चाहे उसका पानी उसमें डालो या उसका पानी उसमें डालो, मात्रा समान है। ठीक है? तो इसके लिए बच्चे को क्या समझ होना चाहिए? समझ होना चाहिए विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? सेंट्रेशन, सेंट्रेशन क्या होता है? एक विशेषता पर ध्यान देना। डिसेंट्रेशन मतलब बहुत सारी विशेषताओं पर ध्यान देना और कंजर्वेशन का मतलब मात्रा या संख्या की स्थिरता को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अभाव ना मानकर क्या मानना चाहिए? त्रुटि, विविधता, कमजोरी या असफलता। तो अब आपके पास कोई परेशानी है तो आप मानिए कि ये आपके पास कुछ स्कोप है कि इसका यूज़ करके या इसके बिना आप चीज़ों को कैसे सिखा सकते हैं। तो आपको कभी भी उसको कमज़ोरी, असफलता या त्रुटि नहीं माननी है, आपको क्या मानना है? विविधता मानना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास घुमावदार होता है? रेखीय विकास, सर्पिलाकार, अचानक या सामाजिक विकास। तो आप देख के ही इसमें बता सकते हो, घुमावदार है मतलब रेखीय नहीं होगा तो सर्पिलाकार ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता, कैसा होता है, अनुभव से जैसा बच्चा गुजरता है तो वो चीजों को सीखता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिलिगन के अनुसार पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है? न्याय, देखभाल, संस्कृति या भय। तो कैरोल गिलिगन ये वो है जिन्होंने न्याय के जो सिद्धांत लिया था कोहलबर्ग ने उस महिलाओं के लिए, उस आधार पर उनके नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी। पर उनका मानना था कि पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है? न्याय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये आपने याद रखना है। किलिगन ने नैतिक विकास को दो अलग-अलग अभिविन्यास की चर्चा की थी, एक जस्टिस ओरिएंटेशन और एक केयर ओरिएंटेशन। उनका कहना था कि नैतिक विकास सिद्धांत में जस्टिस ओरिएंटेशन को ज़्यादा महत्व देना है, केयर ओरिएंटेशन को नहीं देना है। तो उन्होंने बोला कि पुरुष केवल न्याय आधारित होते हैं और महिलाएं केवल देखभाल आधारित होती है। तो ये था गिलिगन का नैतिक विकास और कोहलबर्ग ने सबके लिए न्याय की बात की थी, जिसकी उन्होंने आलोचना की थी। नैतिक न्याय का क्या मतलब होता है? नियम, अधिकार, निष्पक्षता और न्याय पर जोर। और केयर ओरिएंटेशन मतलब आपका होता है क्या बोलते हैं, देखभाल आधारित। तो देखभाल आधारित में संबंध, जिम्मेदारी, सहानुभूति और देखभाल पर जोर दिया था। अगला सवाल है, प्राथमिक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? विविध अवसर देना, खेल आधारित शिक्षण, केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षण या करके सीखना। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो प्राथमिक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षक। प्राथमिक क्या किसी भी शिक्षक को केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षण नहीं करना है, उनको बच्चों को विविध अवसर देना है, करके सिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। आंतरिक मतलब अंदर से, तो खुद को मोटिवेट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों की रुचि को बढ़ावा देना, बाहरी पुरस्कार देना, प्रतिस्पर्धा कराना या डराना। तो प्रतिस्पर्धा और डराना तो गलत है। पुरस्कार भी आपने नहीं देना है, आपको क्या करना, उनकी रुचि को बढ़ावा देना है। तो बच्चा किसी काम को इसलिए करेगा जब उसको उस काम को करने में मजा आएगा। तो इसलिए आपको बच्चे की जो रुचि है उसको बढ़ावा देना है। बाहरी पुरस्कार जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, प्रतिस्पर्धा जो है वो इंट्रिंसिक हो सकती है लेकिन अच्छी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? ऑप्शन है, मतभेदों का सम्मान करना, छात्रों की कमियों को पकड़कर उनको ठीक करना, विविध शैक्षणिक विधियों का प्रयोग या संचार पर विचार। तो समावेशी कक्षा में आपको प्रभावी नहीं बोला जा रहा है, तो आपको क्या नहीं करना है? तो छात्र की कमियों को पकड़कर उनको ठीक करना, ये सही नहीं है। आपको क्या करना है, बच्चे की कमियों को खोजते रहेंगे आप तो उसको ठीक नहीं कर पाएँगे। आप उसके बच्चे का आत्मविश्वास कम करेंगे। जैसे कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा है, आप उसको बोलोगे, "छी कैसी हैंडराइटिंग है, हैंडराइटिंग सुधारो, देखो ऐसे लिखना है", तो बच्चा खुद में क्या होगा, वो धीरे-धीरे हीन होगा। पर आप उसको बोलोगे कि आप अपनी हैंडराइटिंग में देखो ये चेंजेस लाओगे ना तो वो ऐसा और अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ों को आपको बोलने का ढंग होना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं आना है, बोलने का तरीका भी सीखना है। ठीक है? तो कभी भी आपको क्लास में नकारात्मक वातावरण नहीं बनाना है। लास्ट क्वेश्चन आज का है, पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मूर्त मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है, प्रतिवर्ती चिंतन, कल्पनाशीलता, भाषा विकास की शुरुआत या अमूर्त चिंतन। तो मूर्त संक्रियात्मक में अमूर्त तो होगा नहीं, तो डी कट कर दो। ठीक है,
प्रतिवर्ती चिंतन में क्या हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। तो यही जो होता है, बच्चा क्या करता है, मूर्त वस्तुओं और परिस्थितियों के आधार पर तार्किक चिंतन करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता हो जाएगी प्रतिवर्ती चिंतन, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बच्चा जो रहता है मूर्त वस्तुओं और परिस्थितियों के आधार पर तार्किक चिंतन करता है। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है कि कंजर्वेशन है, संरक्षण है, क्लासिफिकेशन है, मतलब वो चीजों को बांट सकता है, सीरिएशन है, मतलब एक सीरीज में लगा सकता है, ठीक है। और तार्किक चिंतन, बच्चा ये समझ सकता है कि अगर 5 + 3 8 है, तो 8 में से 3 भी जाएगा तो वो 5 होगा, ठीक है। और कल्पनाशीलता जो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी दिखाई देती है, लेकिन ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की मुख्य पहचान है, मतलब मूर्त संक्रियात्मक की। भाषा विकास की शुरुआत जो है वो प्रारंभिक अवस्था में है। अमूर्त चिंतन जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक में होता है। तो हमको कुछ चीजें याद रखनी है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों मिलकर विकास को प्रभावित करते हैं। ओवर जनरलाइजेशन मतलब सीखने के नियम को गलत जगह लागू करना। जेडपीडी होता है वाइगोत्स्की से संबंधित, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। स्कैफोल्डिंग जो है वो जेडपीडी में सहायता करती है, मचान बोलते हैं इसको। डिसलेक्सिया जो है वो विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, एक्स्ट्रा टाइम देना उचित समायोजन के लिए है। इंक्लूसिव एजुकेशन विविधता और समान अवसर। एनईपी 2020 5+3+3+4 का रूल है, बहुविषयक और समग्र शिक्षा है। डेक्लेरेटिव घोषणात्मक ज्ञान क्या है, क्या जानना है, और प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक ज्ञान कैसे करना है। मास्टरी लर्निंग मतलब सीखने में आपको दक्ष हो जाना है। एट्रीब्यूशन क्या है, क्षमता है, आंतरिक स्थिर प्रयास और आंतरिक अस्थिर प्रयास, ठीक है। अगर क्षमता है तो अंदर की है, स्थिर है, मतलब जन्मजात होती है, और प्रयास करोगे तो आंतरिक अस्थिर है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी है। ग्रोथ मतलब वृद्धि, मात्रात्मक परिवर्तन है। लर्निंग गोल्स मतलब सीखने पर ध्यान देना है। कोहलबर्ग जो है वो न्याय पर बोलते हैं, और गिलिगन जो है वो केयर पर बोलते हैं। मेटाकॉग्निशन मतलब है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ये सारी चीजें हमने याद रखनी है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। सीडीपी के और क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और इन क्वेश्चंस का आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी और सजेशन हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।